ये पिंजू भाई चा कॉमेडी। हाँ, राम राम, जय जोहर, जय आदिवासी। दोस्तों, राजूभाई નું ચેનલમાં સ્વાગત છે। હા, તો રાજુભાઈ तो दोस्तों बने रहो जैना वीडियो में ना एंड तक वीडियो देखजो ना कॉमेडी का सबका भेड़ा करसू ना बात करसू ना भेड़ा आईसू ना आ वीके भूरिया कन जाना मन रे छा मु वीके भूरिया काई बीच में बस रे काई के ना या सरदार भाई आवण मन रे या दोस्तों हम आइरिया जहां पर घोड़ात मुड़ा या हम मुड़ा हाय धीरे धीरे दादा कोई रे काई को ठीक स्वागत को अच्छा है। એક તીર એક સમાન, आदिवासी एक समान। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का जय जोहार, जय आदिवासी। ना मैं छे राजू की क्रिया ना तू देख रहे राजू की क्रिया स्टूडियो ना ये छा सलीराम भाई कॉमेडी लाइक कर जा। हेलो दोस्तों, कार्यक्रम चालू हो गया छा दोस्तों। हाँ ये वीडियो में बने रहो एंड तक वीडियो देखजो कसो काई कार्यक्रम है छा तो देखजो बराबर। ભાઈઓ બહેનો બધા આ બાજુ આવીને ચાલો ચાલો કાર્યક્રમ આગળ ચલાવવાનો છે। આપણે આપણા આદિવાસી જનનાયકોને સાંભળવા છે। આપણે અહીંયા કહેલવા નથી આવ્યા, ચાલો। बातें हुई लेकिन उन विवादों का हम जवाब देते रहे और आज जय भील प्रदेश का नारा 4 राज्यों में गुंजायमान हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अप्रैल 2014 में मैंने मोटरसाइकिल लिया था और उस समय हमारे अपने गांव की बात करूं तो हमारे अपने गांव में भी लोग 2 प्रकार का उद्बोधन बोलते थे। संत सुरमाल महाराज वाले भगत अलग बोलते थे, संत गोविंद गुरु महाराज वाले अलग उद्बोधन बोलते थे। तो आदिवासियों को एक उद्बोधन पर कैसे लाया जाए, यह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब एक उद्बोधन भी नहीं होगा तो समाज को एक करना बहुत मुश्किल होता है। तो चूंकि हम लोग पूरे देश भर में जन जागरण में आते जाते रहते थे, आदरणीय सतीश जी ने हम लोग भी 2013 में नागपुर में एक कार्यक्रम था जुलाई में, वहां पर भी हम लोग पूरे देश भर के लोग एक मंच पर थे। तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा पूरे देश भर में लोग जोहार उद्बोधन करते थे। तो हमने इसी को आधार मानकर, हमारे संत गोविंद गुरु महाराज के भगत हैं, जय गुरु महाराज बोलते हैं, तो इसी को आधार मान करके हमने जय जोहार का उद्बोधन दिया। वो आज की तारीख में पूरे देश भर में जहां पर दूसरे उद्बोधन होते थे, आज सबका बाप जय जोहार बन गया। ये बात बहुत बड़ी दोस्तों। सभी प्रकार के उद्बोधनों से सबसे बेस्ट और सबसे अग्रणीय उद्बोधन जय जोहार बन गया है। आज यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चूंकि आदिवासी समाज पूर्वजों की उपासना करता है, प्रकृति की उपासना करता है और प्राकृतिक नियम है, इन तीनों के मेल से जो दर्शन पैदा होता है, फिलोसॉफी पैदा होती है, कल्चर पैदा होता है, उसको प्रधान मानता है। ये 3 बातों को आधार मान करके हम लोग आदिवासी समाज का जन जागरण कर रहे हैं, वो जन जागरण को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आज आपने एक मिसाल कायम किया। यहाँ पर संभवतः राजकोट शहर में पहली बार मैं मानता हूँ अन्न उपासना हुई होगी, आदिवासी पूजा पद्धति के आधार पर यहाँ पर पूजा हुई होगी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात
दोस्तों। और मैं कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप पहले लोग हो जिन्होंने शहर के अंदर शासन प्रशासन को आदिवासी महापुरुष का मूर्ति लगाने के लिए बाध्य किया। या आप पहले लोग हो, यह बात में जो कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्तों। देश भर में शासन प्रशासन में बैठे लोग जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, लेकिन मैं सौराष्ट्र की धरती पर, यह सौराष्ट्र भी हमारे बाप दादाओं का इलाका था, यह भी एक जमाने में भील प्रदेश था। उस इलाके से बैठ करके मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग यदि आदिवासियों के सच्चे इतिहासी हो, सच्चे तारणहार हो, तो आप लोगों को भारत देश में जितने भी नगर पालिका क्षेत्र हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, सबके अंदर आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियां चौक चौराहे होना चाहिए। ये आप करते हो तो हम मानेंगे कि आप लोग आदिवासियों के हितैषी हो। मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश में सबसे पहले, इस भारत भूमि पर सबसे पहले कौन रहता था? कौन रहता था? आदिवासी रहता था सबसे पहले। उसका क्या प्रमाण है? सबसे पहले भारत भूमि पर आदिवासी रहता था, उसका क्या प्रमाण है? आज सिंधु घाटी सभ्यता की सील मोहर देखिए, उसमें एक सील मोहर मिला है जिसके सिर पर सिंह है दोनों साइड, है कि नहीं है? किसने देखा? सबने देखा होगा, लेकिन यही है, ये ध्यान नहीं होगा। सिंह मोहर है। यह आज भी गौड़ आदिवासी लोग, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, गौड़ आदिवासी अपना पूजा उपासना स्थल पर नाच गाने में सिंह मोहर आज भी लगा रहे हैं। दूसरा प्रमाण, आपका मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली, एक मूर्ति मिली महिला की, उसके हाथों में और पैरों में कड़े पहने हुए हैं। यह आज भी हमारा दाहोद के इलाके में देखिए, हमारे राजस्थान के इलाके में देखिए, सभी इलाकों मध्य प्रदेश में देखिए, आदिवासी लोग आज भी आप कंधे पर भी कड़े पहनते हैं और हाथों में भी कड़े पहनते हैं। यह प्रमाण है दोस्तों। हमारे बाप दादे सिंधु घाटी जमाने के से आज तक यहाँ पर रह रहे हैं, इसके दो प्रमाण मैंने बताए। और तीसरी बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो केश विन्यास था, बाल बनाने की विधि थी, वो आज भी उड़ीसा के कंधा आदिवासियों में देख सकते हो, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में देख सकते हो, झारखंड के आदिवासियों में देख सकते हो, राजस्थान के आदिवासियों में देख सकते हो, गुजरात के आदिवासियों में वो केश विन्यास आज भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के असली वारसदार विरासत हम लोगों की है, यह हम कह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो कपड़े पहनने का तरीका था सिंधु घाटी सभ्यता की सील मोहर पर मिला है, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, एक ही कपड़ा पहनते, एक ही कपड़ा ओढ़ते हैं। ये आपका कपड़ा पहनने का विधि मैं पैदा हुआ तब हमारे राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान में भी था। मेरी दादा भी इसी तरीके के कपड़े पहनते थे। अभी पिछले कुछ समय में हमारे कपड़े पहनने का जो तरीका है उसमें आंशिक परिवर्तन आया है, लेकिन वो पहनावा हम पैदा हुए तब तक तो था। और यहाँ जो वडील लोगों ने आज यहाँ पर नाच गान किया, डांस किया होली वाला, और मैं गारंटी कहना चाहता हूं
ये चीजें हमारे इलाके में विलुप्त सी हो गई है, लेकिन यहाँ सौराष्ट्र में आपका शहर के बीच में राजकोट में बैठ करके आपने जिंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और बड़े बुजुर्ग उम्रदराज लोगों ने इतना बड़ा डांस किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये नृत्य आज युवा साथी आप लोग सभी आने वाले जुलाई में जो हमारा मानगढ़ पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है, उसमें आप लोग सभी आओगे और वहां पर ये डांस हम करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी राजकोट से भाई, सौराष्ट्र से भाई मानगढ़ आए थे और सभी यहाँ पर जितने भाई सुन रहे हैं, इवन मैं सतीश जी को भी कहना चाहूंगा कि जुलाई के कार्यक्रम में मानगढ़ आप भी पधारेंगे। आज से आपको निमंत्रण है। दोस्तों, ये तो बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी फिल्म हो रहे हैं, उन पर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, उसका आधिकारिक रूप से इतिहासकार कहते हैं कि उस भाषा को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। यह भारत देश के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक बात है। इतना बड़ा हिस्टोरिक बात आज तक इसको डिकोड नहीं किया गया। लेकिन हम आदिवासी, गौड़ आदिवासी समाज की बात करें तो बहुत बड़े महापुरुष हुए, मोतीराव कंगाली, आप सब जानते होंगे मोतीराव कंगाली। लोकेशन मोकलियो। और आज की तारीख में फेसबुक पर आपने देखा होगा सुशीला जी दुर्वे, इन महापुरुषों ने, आपके हमारे आगेवानों ने काय कोतला किताब लिखा। मोतीराव कंगाली साहब ने, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को गोंडी बोली, गोंडी भाषा के आधार पर पढ़ा जा सकता है। तो मैं यहाँ बैठ के कहना चाहता हूँ कि गोंडी भाषा और भीली बोली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए और शब्दकोश तैयार होना चाहिए और पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। उसी आधार पर यह बात मैं मांग करता हूं भारत के शासन प्रशासन से। दोस्तों, इसके पीछे हम आते हैं तो हम देखते हैं भारत देश में मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था। उतना साम्राज्य न तो मुगल कायम कर पाए न अंग्रेज कायम कर पाए। इतना बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा होगा सम्राट अशोका के शिलालेख मिले। लोकेशन कोर में खींचे, मिले या नहीं मिले? सम्राट अशोका के शिलालेख मिले। वो सम्राट अशोक का एक शिलालेख गिरनार में भी है। सही है गलत है? गिरनार में भी। और आज गिरनार में भील रहते हैं, आपका भावनगर में भील रहते हैं, आपका कच्छ साइड भी भील रहते हैं। और हमारे बाप दादे, मैं चूंकि गोत्र मेरा डामोर परमार है, मेरा गोत्र डामोर परमार है, हमारे डामोर ही बोलते हैं। लेकिन डामोर 3 से 4 प्रकार के हैं। तो कौन से डामोर हो? तो परमार डामोर, ऐसा बोला जाता है। आज भी मेरे बाबा यानी मेरे ताऊ जी अपने गोत्र में डामोर ही लिखते हैं। तो जो आपका खंभात का इलाका है, धोल का, धंधु का, तो हमारे डामोर लोग इसी इलाके से गुजरात दाहोद में गए, मालवा में गए, यानी आपका झाबुआ में गए और डूंगरपुर बांसवाड़ा में गए हैं। ये बात हमारे बाप दादे कहते हैं। तो हम भी, हमारे बाप दादाओं की जड़ भी यहाँ की है, ये बात समझना होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का 2